नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सेट कर रहे थे, आप लोग यार अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। और जितने भी लोग मेरे भाई आप सब वीडियो देखेंगे, सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, का एक संख्या को जब 145 से गुना किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि हो जाती है। का एक संख्या है, जब इसको 145 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 145 से गुना करिएगा तो संख्या में 2592 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि संख्या अगर x है तो ये बढ़कर हो जाएगा कितना, 2592, है ना। अब x इधर आके घटेगा, ये है 145 गुना x, 145x, x इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 144x और बराबर 2592। x का वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन से देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, इकाई अंक कितना है, 4 है। तो 4 में कितना से गुना करेंगे ताकि इकाई अंक 2 के बराबर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 60, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा काटने का जरूरत भी नहीं है ना। देखिए, देखें यार, कहा एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला है बस लिखते जाइए। कहा एक नंबर है, सपोज एक नंबर है x, इस नंबर को 3003 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसने बोला यार कि इसको 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 7, 11, 13 का एलसीएम, एक बात बताइए, 7, 11 और 13 में कुछ भी कॉमन है क्या? जब कॉमन है ही नहीं इसमें कुछ, अगर कॉमन नहीं है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1001, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नंबर है। 7, 11, 13 कई बार बताए हैं, 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001। डिविजिबिलिटी में इससे अच्छे अच्छे सवाल भी हमने कराया। तो 7, 11, 13 का एलसीएम 1001 से अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आगे कहा कि सर डिवाइड कर दिया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, यानी इसको स्वयं, स्वयं कहने का मतलब x से डिवाइड किया गया, तो परिणाम क्या आएगा ये पूछा है। तो x से x कट जाएगा, 1001 से काटिएगा तो ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि रिजल्ट कितना होगा, 3। ओके, चलिए, करना कुछ नहीं था, एक बार और समझ लीजिए। का एक संख्या को 3003 से गुना किया गया, एक नंबर है x जिसको 3003 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। आगे का उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया। 7, 11 और 13 के एलसीएम से इसको डिवाइड कर दिए, तो 7, 11, 13 का एलसीएम कितना, 1001 से डिवाइड कर देना है। फिर स्वयं से विभाजित किया गया, स्वयं कहने का मतलब संख्या को x से ही, इसको x से ही डिवाइड कर दिए, तो परिणाम क्या आएगा, तो काट कूट के 3 आ जाएगा। ओके, देखिए, का बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना। कल वाला सेट में भी एक सवाल ऐसा कराए थे, ठीक है, देखिए समझिए। देखिए, इसको करने का तो 3 तरीका है, एक तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने का जरूरत नहीं है, मेन जो कॉन्सेप्ट है सवाल को उसी से सॉल्व कीजिएगा। समझिए ध्यान से, का विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। सर विक्रय मूल्य 3 गुना किए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। पहले ये बताइए कि लाभ होता कब है, जब सामान को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, तभी ना प्रॉफिट होता है। यानी कि क्रय मूल्य सॉरी लाभ बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब कहा कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, तो सर विक्रय मूल्य 3 गुना यानी कि 3SP हो गया, और क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी क्रय मूल्य कांस्टेंट है, CP है। तो आज लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य था इतना, क्रय मूल्य इतना, तो लाभ होता था कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आज विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिए, क्रय मूल्य तो वही है, तो आज लाभ होगा कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और ये जो प्रॉफिट है इससे 5 गुना, ये वाला 5 गुना, ये 5 गुना है, तो इसमें गुना करिएगा 5 से,
तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो 5 गुना है ही, और अगर ये 5 गुना है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही है। अब बताइए 5 से गुना करेंगे तो 5sp है, ये 3sp इधर आके 5sp में से घटे, एक स्टेप लिख देंगे तो समझ में आएगा, पर जरूरत नहीं है लिखने का। आप देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5sp, 3sp इधर आके घटेगा, कितना हो जाएगा 2sp। अच्छा ये 5cp माइनस का 5cp उधर जाके प्लस 5cp होगा, तो माइनस cp प्लस 5cp 4cp। काटिए 2 से एक बार, 2 से 2 बार, तो यहाँ से sp और cp का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, यानी क्रैमूल है 1, 2 में बेचा है तो लाभ कितने का, 1 का। 1 का लाभ किस पर, क्रैमूल यानी 1 पर, परसेंट तो 100 से गुना, यानी कितना परसेंट, 100%। ऑप्शन पे ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, अगर समझ में आया तो बढ़िया है, और समझ में ऐसा है भी नहीं, बहुत मुश्किल कुछ है नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी पे ही सवाल को बताए हैं तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए का विक्रैमूल 3 गुना किया जाए, मान लेते हैं ये विक्रैमूल है सर, इसको 3 गुना कर दिए, विक्रैमूल 3 गुना कर दिए, यानी कि ये 3sp कर दिए, था sp 3 गुना यानी 3sp कर दिए, तो बताइए विक्रैमूल बढ़ कितना गया 2sp। अरे पहले था इतना, 3 गुना कर दिए यानी 3sp कर दिए, पहले था sp 3sp हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ 2sp का वृद्धि हुआ है। पहले था sp 3sp कर दिए तो वृद्धि 2sp का हो गया। आगे का लाभ 5 गुना हो गया, पहले प्रॉफिट था p, अब लाभ 5 गुना हो गया, यानी कितना हो गया 5p हो गया। तो बताइए वृद्धि कितने का हुआ, तो 4p का। एक बात बताइए विक्रैमूल कितना बढ़ा, बढ़ा कितना ये बताइए, बढ़ा कितना तो 2sp, लाभ कितना बढ़ गया 4p, तो ये लाभ किस वजह से बढ़ा है, विक्रैमूल इंक्रीज किए उस वजह से ना लाभ बढ़ गया, यानी चेंज बराबर चेंज। विक्रैमूल में 2sp का वृद्धि किए हैं जिस वजह से लाभ कितना बढ़ गया 4p बढ़ गया। अब दो टर्म पहले काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब दो टर्म आपस में बराबर, इन दोनों का रेशियो लिखिए, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से विक्रैमूल और लाभ का रेशियो आ गया। बताइए बेचे कितना में 2 में, लाभ कितने का 1 का, खरीदे कितना में होंगे 1 में का, प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो 1 का लाभ हुआ किस पर, क्रैमूल, क्रैमूल कितना 1 पर, परसेंट तो 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 100%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये तरीका भी अच्छा, आप चाहें तो ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए का एक छात्र के अंक 68 के, ये भी सवाल इस टाइप का कल वाला सेट में था, का एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, इस कारण क्लास के छात्रों का औसत अंक 0.5 बढ़ गया। तो क्लास में छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या पूछ रहा है कि क्लास में कितने छात्र हैं, छात्रों का संख्या पूछा है, मान लेते हैं क्लास में स्टूडेंट n ठो है, क्लास में कितने बच्चे हैं n बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं n बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, एक बच्चा है जिसका नंबर जो था एक्चुअल में 68 था, पर उसको दे दिया 88 नंबर, तो 20 नंबर एक्स्ट्रा ना दे दिए, अब 20 नंबर ज्यादा दे दिए, यानी योग में 20 का वृद्धि हो गया। योग में अगर 20 का वृद्धि हुआ तो एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ है, आप सबको पता है कि सर योग को अगर एवरेज में लाइएगा तो टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और नंबर है कितना n, तो n से डिवाइड कर दिए तो ये नंबर आ गया, ठीक है, सॉरी एवरेज आ गया। योग में 20 का वृद्धि, एवरेज में कितने का वृद्धि, तो नंबर से डिवाइड किए तो ये एवरेज में इतने का वृद्धि आ गया, लेकिन एक्चुअल में वृद्धि हुआ है कितना 0.5 का, खत्म। डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में कितना 10, 5 से काटिए 2 बार, क्रॉस करिए तो n बराबर 20 दूना 40, यानी कि क्लास में बच्चों का संख्या कितना है 40 है। ओके देखिए का एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप कहने का मतलब हुआ भरने वाला नल, का एक इनलेट पाइप है जो टैंक को, इनलेट पाइप आई फॉर इनलेट है, टैंक को 120 घंटे में भर देगा, का जबकि एक आउटलेट पाइप, आउटलेट यानी खाली करने वाला नल है, का एक आउटलेट पाइप है जो टंकी को 54 घंटे में खाली कर देगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखें टंकी का कैपेसिटी कितना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये देखिए 6 का दोनों को कॉमन है इसमें, तो ये 120 कहने का मतलब 6 गुना 20 और 54 है, 6 नमा 54, तो 6
जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए। 20 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट 20 नमा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 छक 108, यानी कि टोटल कैपेसिटी हो गया 1080। टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना आ गया 1080। टंकी है जो कितने लीटर का है 1080 लीटर का है। अब कहा कि एक इनलेट पाइप 120 घंटे में पूरा टंकी भर दे रहा, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 नमा 108 भरने वाला है प्लस है। और कहा एक आउटलेट पाइप जो है 54 घंटे में पूरा टंकी खाली करेगा। 54 घंटे में पूरा टंकी, तो एक घंटे में कितना, 54 से डिवाइड करिएगा, 54 दूना 108, एक जीरो लगा दीजिए, 20 खाली करेगा यानी माइनस है। का आउटलेट पाइप जो है 54 घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा, तो एक घंटे में कितने खाली करेगा 20 लीटर। और इनलेट पाइप एक घंटा में कितना भर देगा 9 लीटर। यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे का, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप ओपन किए। एक बात बताइए, एक इनलेट पाइप एक घंटा में कितना भरता है 9 लीटर, और आपने 8 पाइप ओपन कर दिया है, 8 इनलेट पाइप ओपन कर दिया है, एक पाइप 9 लीटर भरेगा, तो 8 पाइप कितना भरेगा 72 लीटर भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक आउटलेट पाइप कितना खाली करता है 20 लीटर खाली करता है, और आउटलेट पाइप आपने ओपन किया है क्या गो 3 ठो, तो एक 20 लीटर खाली करेगा, 3 कितना खाली करेगा 60 खाली कर देगा। तो सारे इनलेट पाइप मिलकर एक घंटा में 72 लीटर भरेगा, और सारा आउटलेट पाइप मिलकर एक घंटा में 60 लीटर खाली कर देगा। 72 लीटर हर घंटे भर रहा है और 60 लीटर हर घंटे खाली कर दे रहा है, यानी हर घंटे टंकी में पानी जा रहा है क्या लीटर 12, यानी एक घंटा में 12 लीटर भर रहा। तो बताइए 1080 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 नमा टोटल से यानी कि 90 घंटा। ओके, ऑप्शन डी। देखिए, कहा 3 साझेदार ए बी सी ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया। ए बी एंड सी तीनों के लाभ का रेशियो दिया 2:3:4। आगे कहा कि एक नया पार्टनर डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए ना, पहले से 3 पार्टनर था ए बी और सी, और तीनों पार्टनर के बीच में जो लाभ का बंटवारा हुआ है, जो हिस्से का बंटवारा हुआ है, उसका रेशियो दिया है 2:3:4 का। बाद में एक पार्टनर आ गया, नया पार्टनर डी, तो अब कौन कौन हो गया सर, ए बी सी और डी, 4 लोग हो गए। और कहा ये जो डी आया ना, ये जो डी आया है, ये ए और सी के हिस्से से आधा आधा पैसा ले लिया। ए से आधा पैसा ले लिया और बी से आधा पैसा ले लिया। एक बात बताइए, ए को मिला 2 रुपया, इससे आधा, तो 2 का आधा 1 रुपया ले लिया, यानी डी ए से 1 रुपया ले लिया। डी ए से 1 रुपया लिया, और सी से आधा, तो सी के पास है 4 रुपया, आधा यानी 2 रुपया ले लिया। तो ए से 1 रुपया लिया, सी से 2 रुपया लिया, तो डी के पास हो गया क्या रुपया 3। आप बताइए, सी के पास था 4, 2 रुपया डी ले लिया, तो बचा कितना 2। डी को छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कि डी के पास जितना था उतना ही अभी भी है। ए के पास 2 था, 1 ले लिया, तो बचा कितना 1 हो गया। ए बी सी एंड डी चारों के हिस्से का रेशियो आ गया। का डी का हिस्सा 100 है, डी का हिस्सा 100 रुपए है। अच्छा, अनुपात में डी का हिस्सा कितना है 3 है। अब पूछा है टोटल हिस्सा, टोटल यानी इनको मिला के 3 2 5 3 8 है 1 9 का वैल्यू, तो 3 से 3 बार 100 गुना 3 कितना हो जाएगा 300। देख, का त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक भुजा बी सी को डी पर काटता है। एक त्रिभुज है ए बी सी का, इसमें बी ए सी का समद्विभाजक बी ए सी, यानी ये वाला जो एंगल है बी ए सी, इसका समद्विभाजक बी सी को डी पर काटता है। एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये प्रॉपर्टी कई बार आप लोगों को हमने बताया है कि कोण समद्विभाजक द्वारा, जैसे ये फिगर साइड में बनाते हैं, कोण समद्विभाजक, जैसे सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है और कोण ए का समद्विभाजक है ए डी, तो ये कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर द्वारा जो ये बनाया गया खंड है, ये जो बनाया गया खंड है का कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतः खंडों का रेशियो
अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता है। कौन समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंड का जो रेशियो है ये अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर, यानी कि बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा, ये बीडी इसके साथ लगा हुआ है और ये डीसी इस भुजा के साथ लगा हुआ है, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा ये एबी और एसी के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है ना बात? ये प्रॉपर्टी आप लोग को पहले भी हमने बताया। जैसे मान लीजिए अगर इस भुजा का लंबाई दे दिया है 20 और इसका लंबाई दे दिया है मान लीजिए 15, तो बताइए रेशियो कितना है? 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो इन दोनों का रेशियो 4:3 है, तो इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। यानी सिंपल ध्यान में रखना है ये बात कि सर कौन समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो रेशियो होगा वो अन्य दो भुजा के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहां कहा कि ये एडी कौन समद्विभाजक है? एंगल बाइसेक्टर है, और ए बी बराबर दिया है 10 और ए सी बराबर है 14 का बी डी और डी सी का रेशियो। कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? रेशियो लीजिए तो 2×5 = 10 और 2×7 = 14, तो ये है 5, तो ये वाला भी 5 और ये 7, तो ये वाला भी 7, यानी कि बी डी और डी सी का रेशियो 5:7 हो जाए, है ना? चलिए देखिए, कहा एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% लाभ होता है लेकिन दूसरा निवेश पर 20% हानि हो जाता है। एक निवेश पर 10% लाभ हुआ लेकिन दूसरे निवेश पर उसको 20% हानि हुआ है। कहा दोनों निवेश का रेशियो जो है 2:3 है। दोनों निवेश का रेशियो दिया है कितना? 2:3। दोनों निवेश का रेशियो 2:3 है, यानी कि पहला जो निवेश है, यानी कि दो दो हिस्सों में पैसा निवेश किए, दो भाग में बांटकर पैसे को निवेश किए। पहला हिस्सा जो है, पहला जो अमाउंट है वो 2 यूनिट है और दूसरा हिस्सा 3 यूनिट है। और कहा पहला निवेश पर 10% लाभ होता है। सुनिए ना ध्यान से, पहला पर 10% लाभ हुआ, दूसरा पर 20% हानि हुआ, और आपसे पूछा दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है, तो संयुक्त हानि क्या है, यानी ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ है ये पूछ रहा है। बहुत आसान है। पहला पर कितने परसेंट का हानि हुआ, लाभ हुआ है? 10% का लाभ। और दूसरा पर कितने परसेंट का हानि हुआ है? 20% का हानि हुआ है दूसरा पर। अब देखिए, 2 का 10% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो करते क्या है, एक जीरो लगा लेते हैं। चूंकि परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए हमको, तो एक जीरो तो 10 में है, एक जीरो और लगा लेते हैं। चाहे तो आप 2 जीरो भी लगा लीजिए, लेकिन थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो सब रिजल्ट तो आएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। हमको पता है परसेंट मतलब 100 होता है सर, एक जीरो है, एक जीरो और चाहिए, तो एक जीरो लगा लिए। यहाँ भी 10 से गुना, परसेंट से 2 जीरो, से परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 परसेंट से 2 जीरो, 3×2=6, हानि है तो माइनस है। आप बताइए, पहला निवेश पर 2 रुपए का लाभ हुआ, दूसरा निवेश पर 6 रुपए का आपको हानि हो गया, तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ? तो आप बोलेंगे ना सर कि पहला पर 2 का लाभ कमाए, दूसरा पर 6 का हानि हो गया, तो ओवर
कितना देर से बंद है हो? इसका बैटरी लाइफ पता नहीं कब। सॉरी यार, इसको फिर से समझा देते हैं। पता नहीं कब से आवाज नहीं जा रहा था और हम चिल्ला चिल्ला के बताए जा रहे थे। देखिए फिर से समझ लीजिए। कहा कि 80 दिन में एक काम को पूरा करने का ठेका ले लिया और उसने शुरुआत में 60 पुरुषों को काम पे लगाया। 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। तो 60 पुरुष को काम पे लगाया, ये 60 लोग मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन में इतना काम कर दिया। ठीक है, 60 पुरुष को काम पे लगाया, 20 दिन तक काम कराया, तो 20 दिन में कितना काम हो गया? मैन इंटू डे, इतना काम हो गया। अभी और काम बचा, इसलिए प्लस। कहा कि 20 पुरुष को और बुला लिया। पहले से था 60 पुरुष, 20 पुरुष और आ गया, तो अब हो गया कितना पुरुष? 80 पुरुष। और ये सारे लोग मिलकर काम को समय पर पूरा कर दिया। अब अपने पास समय कितना बच रहा था? 80 दिन का ठेका लिए थे, जिसमें 20 दिन काम करा चुके हैं, तो अभी और टाइम बच रहा है कितना दिन? 60 दिन। तो अब काम खत्म हो गया, मीन्स ये टोटल वर्क है। ये कैसा वर्क है? टोटल वर्क। तो ये हो गया 6 दूना 1200, ये 8 छक 4800, 1200 4800 कितना हो गया? टोटल वर्क 6000। अब सवाल क्या कहा, मेन यहां से समझिए। कहा यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो काम को पूरा कराने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। कहने का मतलब यह हुआ कि शुरुआत अगर 60 आदमी से कराए थे, उसके बाद 20 आदमी को और बुला लिए थे ना, अगर वो 20 आदमी न बुलाए होते, यानी पूरा काम अगर 60 आदमी ही करता, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता? तो भाई टोटल वर्क है 6000, और इस 6000 को अगर 60 आदमी करता, 6000 काम को 60 आदमी करता, तो कितना दिन लगता? 100 दिन लग जाता। ठेका लिए थे 80 दिन का, 60 आदमी से अगर काम कराते रहते तो 100 दिन लगता पूरा होने में, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता? 20 दिन। ठेका था 80 दिन का, 100 दिन लग जाता, यानी 20 दिन एक्स्ट्रा। देखिए, का निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। एक बात बताइए, सवाल अच्छा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। चलिए अब देखिए, तो इन दोनों को देखिए, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करिएगा तो 100 प्लस 99 कितना हो जाएगा? 199। ठीक है, और इंटू ए माइनस बी, 100 माइनस 99 करेंगे 1 आएगा, तो 1 से गुना करिएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो 1 को हटा दीजिए। चलिए इसका हो गया हिसाब किताब। अब आगे बढ़िए, प्लस इन दोनों को देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी तो 1 आएगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ओनली ए प्लस बी। तो 98 प्लस 97, 195 प्लस। अब इसको हटाइए। अब इनको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 96 प्लस 95, 96 प्लस 95, 6 5 11, 9 9 18 1 19, 191। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, बीच वाला को छोड़ दें, लास्ट वाला पे आ जाए सीधे। 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो बनाएगा ए प्लस बी, तो 22 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 43। हो गया। सही कथन को चुनना है कि कौन सा सही है। तो एक बात बताइए, अब इन सब का योग कहा कि 4840 आना चाहिए सर, तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। यहाँ भी डिफरेंस 4 का, डॉट डॉट, यानी 4 4 का डिफरेंस आगे तक है। यानी कि ये सीरीज जो है ये एपी का सीरीज है। ये किसका सीरीज है? एपी का सीरीज है ये। और एपी के सीरीज में अगर फर्स्ट टर्म मालूम, लास्ट टर्म मालूम है,
तो ए सम ऑफ एन टर्म होगा n/2। कोई भी एपी का सीरीज जिसमें फर्स्ट और लास्ट मालूम है तो योग होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। जहां n क्या है, टोटल नंबर है, n क्या है, टोटल नंबर, और n निकालते कैसे हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। ठीक है बात। तो पहले n निकाल लीजिए, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट है तो 43 में से 199 घटाइएगा तो माइनस में आएगा ना। और ध्यान रखिएगा संख्या कभी निगेटिव थोड़े ना होता है, संख्या निगेटिव नहीं होता है, तो माइनस को इग्नोर करिए, बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए। क्योंकि ये सीरीज उल्टा जैसे 43 से है तो शुरुआत 43 से होगा, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो 99 में से 43 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटाइए, तो 99 में से 43 घटेगा 6, 9 में से 4 गया 5 और 1, 156 बट्टा डिफरेंस कितने कितने का, 4 4 का, अब प्लस 1, 4 तिया 12, 4 9 36, तो 39 प्लस 1 40 नंबर है। टोटल नंबर कितना है, 40 ठो। नंबर कितना आ गया, 40 ठो। अब नंबर 40 ठो आ गया तो इसको हटा देते हैं। देखिए नंबर 40 को आ गया, तो सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, n/2, n/2 यानी कि 40/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 199 प्लस 43, तो 9 3 12, 9 4 13 और 1 14, 1 और 1 2, 2 से काट दीजिए 20 बार, तो 0 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 4840। यानी कि इस एपी के सीरीज का योग 4840 आएगा, और दिया भी 4840, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा टाइम टेकन भी है ये सवाल। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। पहला सही है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड थोड़ा मेंटली करिएगा, ये बराबर नहीं है, ये माइनस है। एक बात बताइए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर माइनस 1/k² होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसका हो गया तो हटा दीजिए। अब देखिए तो अब किसका आप देखेंगे, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, तो अब इन दोनों को जरा देखिए गौर से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर, तो k2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर गुना होता है, यानी कि 4 और माइनस 1/k के पावर 4 हो जाएगा। अब इसका भी हटा दीजिए, काम हो गया तो निकाल दीजिए। अब बताइए के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4 दिख रहा है ना। अब इसका बताइए, ये और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो के पावर 4 का 16 मत लिख दीजिएगा, के पावर 4 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो के पावर 8 होगा, पावर पावर गुना होता है, तो ये होगा के पावर 8 और माइनस 1/k के पावर 8 होगा ना। अब इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या बच गया, अब मेरे प्यारे भाई बच गया यहाँ के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4। तो एक बात बताइए, के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4 है सर, कभी के पावर 16 के बराबर होगा क्या। ये अगर माइनस था ना, के पावर 8 माइनस 1/k के पावर 8 है, अगर यही चीज के पावर 8 है और प्लस 1/k के पावर अगर 8 होता तब नहीं ये रिजल्ट आता। लेकिन यहाँ है के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4, के पावर 8 माइनस 1/k के पावर 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेस से में पावर जुटकर 12 आना चाहिए, पर यहाँ तो है 16। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है मेरे प्यारे भाई, यानी कि पहला सही है। तो थोड़ा टाइम टेकन सवाल था, और दो सवाल दोनों अच्छा सवाल दे दिया, एक ही में मर्ज करके दे दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं है। और पता है एक बात, राज का बात ये है कि ये जो सवाल है ना यहाँ से आता है, ये सेपरेट सवाल 3-4 बार एग्जाम में पूछ रहा है, ये वैल्यू निकाल, यहाँ तो चेक करने के लिए दे दिया ना, सिंपल ये सवाल आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ देगा, बोलेगा इसका मान क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे सर इस तरीके का सवाल थोड़े ना पेपर में आएगा, भैया आया हुआ 23 सीजीएल का ही ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट भी कई बार सवाल पूछता है, तो थोड़ा अच्छे से इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें टाइम क्या खराब करना है। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में।
90 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप सबको पता है। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर प्लस है, एंगल का योग 90 तो मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, देखिए का एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 0.5% बढ़ा और महिलाओं की जनसंख्या 7% बढ़ा और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गया, तो कहा कि उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो क्या होगा। देखें यार, मेल और फीमेल के रेशियो पूछा है, मेल और फीमेल के संख्या का रेशियो पूछा है। शुरुआत में गांव में मेल और फीमेल मिलाकर टोटल पॉपुलेशन कितना था 18,000, और मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, तो डायरेक्ट देखिए तो 2 और 5 कितना है 7। क्या 7 18,000 को काटेगा? नहीं, ये नहीं होगा। 1 और 5 6, मेल 1 फीमेल 5 है, तो टोटल कितना 6, 6 3 18, ये काट रहा है, ये हो सकता है। 4 और 3 7 नहीं होगा, 3 और 5 8 नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें मेल और फीमेल के संख्या का योग 6 है, और 6 18,000 को काट दे रहा है। 6 का मल्टीपल है ना 18,000, तो आंसर हो गया यही। लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। देखिए 18,000 था, मेल का जनसंख्या जो है ये 5% बढ़ गया, और फीमेल का जनसंख्या कितना बढ़ गया है 7% बढ़ गया, और कहा ओवरऑल जनसंख्या जो है 19,200 हो गया। तो आप बताइए 18,000 था, अब बढ़कर 19,200 हो गया, तो कितने का वृद्धि हो गया? 1200 का वृद्धि हुआ। 1200 का वृद्धि कितना पर? 18,000 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। काटिएगा, 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, तो ये 20, 2 गुना 10, 20/3 है, 20 कितना 3%। अब बताइए आप लोग, यहाँ बट्टा में 3 है तो 3 से सब में गुना कर दें, 3 से सब में गुना, अब करना नहीं, करने मत लग जाइए, अब मने मने कैलकुलेशन करिए। 3 से सब में गुना कर दिए हैं तो 3 पचे कितना 15, 3 सते 21, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना 20, अब 20 में से 15 गया 5, 21 में से 20 गया 1, यानी कि सर मेल का जनसंख्या 1 यूनिट, फीमेल का जनसंख्या कितना 5 यूनिट, तो रेशियो आ गया 1:5। देखिए का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाता है। कोई राशि स्वयं का 8/7 गुना हो गया, देखिए ना टाइम दिया है 2 वर्ष, और कहा कि 2 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 8/7 गुना हो गया। स्वयं का यानी वह धनराशि स्वयं 7 है, स्वयं यानी कि प्रिंसिपल 7 है, हो गया यानी कि अमाउंट है 8, प्रिंसिपल 7 अमाउंट 8, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 का। तो कहा कि सर बताइए रेट, तो ब्याज दिया ही है, और ब्याज बराबर होता है P/100। 2 से काट दीजिए 50 बार में, तो क्रॉस करिएगा तो रेट बराबर, क्रॉस करेंगे 50 से कम 50, अब बट्टा में 7, तो 7 7 49, 7.1/7%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए का ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर काम करे तो काम को 18 दिन में कर देगा, बी अगर काम करे, बहुत थक जाते हैं यार। कहा कि बी जो है 30 दिन में कर देगा। टोटल वर्क कितना है 90, 18 पचे 90, 30 तिया 90। आगे कहा ए और बी एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन एक काम पूरा होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी अकेले शेष काम को पूरा करता है। ए ने कितने दिनों तक काम किया, सुनिए ना। कहा कि सर ए तथा बी दोनों मिलकर काम करना शुरू तो किया है, लेकिन काम समाप्त होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले ही ये भाग गया। तो भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और काम समाप्त होने से पहले ये भाग गया, तो कितना पहले भाग गया 16 से ही 2/3 दिन पहले ए भाग गया। जैसे समझिए, लाइन से समझिए, ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों काम करते गया करते गया करते गया, और कुछ दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया।
ए भाग गया तो आगे बच गया, और ए भागा कितने दिन पहले, 16 से 2/3, यानी 16 तिया 48 2, 50/3 दिन पहले ए भाग गया, 50/3 दिन पहले ए भाग गया, यानी कि ये जो 50/3 दिन पहले ए भाग गया, यानी इतना दिन तक ए ने काम नहीं किया, इससे पहले ही भाग गया, यानी कि 50/3 दिन आखिरी का जो है वो कौन अकेले काम किया, बी किया होगा। हो गया काम खत्म। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 50/3 दिन में, आखिरी के 50/3 दिन में बी कितना काम किया होगा, 50 काम। टोटल 90 काम है, जिसमें आखिरी के 50/3 दिन में बी 50 काम किया, तो 90 में से 50 काम आखिरी में बी अकेले किया, तो 40 काम शुरू में दोनों मिलकर किया होगा, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, तो 40 काम कै दिन में, 5 से काट दीजिएगा तो 5 दिन, यानी ए 5 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद भाग गया। पूछा क्या एक कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक। क्लियर है ना बात। चलिए देखिए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला और मूला याद रखते हैं आप लोग। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हो जाएगा सही। अब देखिए इसका वैल्यू तो दिया ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना, 405 बराबर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है कितना, 15, और इसका वैल्यू पूछा है, तो सर यही वाला तो पूछ रहा है, तो दोबारा से उतना लंबा क्या लिखने का जरूरत है, के मान लेते हैं इसका वैल्यू। 15 से काटिए, 15 से 15 दूना 30, 15 सत्ते 105, क्रॉस कर देंगे तो के का वैल्यू कितना, 27 दूना 54। ठीक है, चलिए का ये भी अच्छा सवाल है। का एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। कहा 92,000 का एक एयर कंडीशनर बेचना चाहता है और उसके लिए उसने 30% छूट का घोषणा कर दिया। इतना बात को दिमाग में रखिए। कहा कि 92,000 अंकित मूल्य वाला एक एयर कंडीशनर बेचना चाहता है और उसने घोषणा किया कि भैया इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। आगे कहा एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 70% कम है। तो एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कि अगर अंकित मूल्य है 100, क्रय मूल्य 70 कम कितना होगा, 30 होगा। आगे कहा यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। जैसे आप सामान लेने गए खुदरा विक्रेता के यहाँ से, तो बोले कि भैया हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हमेशा आपके यहाँ से सामान लेते हैं, देखिए आपने हमको कार्ड भी दिया है, कुछ और डिस्काउंट दीजिए ना। बोला कि अगर आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, आपके पास सदस्यता कार्ड है, तो आपको 20% डिस्काउंट और मिलेगा। 30% ये तो प्रस्तावित है, कोई भी आएगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन आप मेरे कस्टमर हैं, आपके पास सदस्यता कार्ड है, तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। ये बात समझ गया। अब आगे कहा कि सर जी सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। ये लाइन समझिए, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, दो बार पढ़ रहे, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ। क्लियर है बात। सदस्यता कार्ड योजना के साथ जो खुदरा विक्रेता को लाभ होता है, का सदस्यता कार्ड के बिना, सदस्यता कार्ड के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो एक बात देखिए, विथ कार्ड और एक विदाउट कार्ड। देखिए जिसके पास कार्ड है ना, 100 अंकित मूल्य कितना है, 100। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर 92,000 का तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो भाई मेरे परसेंट में रिजल्ट मांगा है ना, तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। अब तो बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सवाल कराई, इतना बार बताइए सब बात, अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा ये चीज। तो बताइए
अंकित मूल्य 100, इस पर 30% डिस्काउंट तो कोई भी आएगा उसको मिलेगा ही। 30% डिस्काउंट दे रहा है यानी कितना में देगा, 70% में। आज सदस्यता कार्ड है उसके पास तो 20% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी क्या परसेंट, 80%। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 सत्ते 56। यानी कि जिसके पास कार्ड है उसको कितना में मिला सामान, एयर कंडीशनर 56 यूनिट में। और विदाउट कार्ड 100 रुपए का अंकित मूल्य है, 100 रुपए अंकित मूल्य है, इसके पास कार्ड उड नहीं है, कार्ड उड नहीं है तो इसको ओनली 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 70% में मिलेगा। तो कितना आ गया, 70। अब कहा सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कितना है, खरीदा है 30 में, 56 में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ है, 26 का। और कहा सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ। तो जिसके पास सदस्यता कार्ड नहीं है उसको 70 में बेचा है, तो इस पर लाभ हुआ कितने का, 40 का कितना परसेंट है, यानी कि ये जो 26 है सदस्यता कार्ड योजना के साथ होने वाला लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता को मिलने वाले लाभ का, सदस्यता कार्ड योजना के बिना, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता को मिलने वाले लाभ का, तो का वाला नीचे, यानी कि 40 नीचे परसेंट, 100 से गुना, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 से 13 दूना 26, 13 पचे 65 हो जाएगा। चलिए देखिए, कहा एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर। अच्छा, धारा के विपरीत चाल घटता है ना, यानी कि बोट माइनस वाटर, और धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर। 2 घंटे में क्या किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो चाल दूरी बट्टा समय 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर होगा। का धारा के दिशा में जब जाएंगे तो चाल बढ़ जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर। और धारा के डायरेक्शन में 7.5 मिनट में 15 किलोमीटर। अच्छा 15 नहीं है, 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर क्या मिनट में, 7.5 मिनट। मिनट को आवर में लाइएगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल कट जाएगा। 15 डेसिमल ऊपर नीचे, चूंकि ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल खत्म। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 12 पचे 60, ये बट्टा वाला 12 ऊपर चला जाएगा, तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब का स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। शांत जल में तो बोट का ओरिजिनल स्पीड ना, तो बोट का चाल क्या होगा, तो जोड़ कर 2 से भागा 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। 15/2 ही लिख देते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भागा, बोट निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, तो जोड़कर 2 से भागा, तो ये बोट का स्पीड आ गया। अब का 30 किलोमीटर बोट जाएगा, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल है कितना, 15/2, 15 दूना 30 और 2 दूना 4 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय नाम से ही क्लियर है, यानी केंद्र समान। सकेंद्रीय यानी केंद्र समान है। कहा C2 की त्रिज्या C1 के त्रिज्या से कम है। अच्छा C2 का रेडियस कम है C1 से, C2 का रेडियस C1 से कम है। C2 का रेडियस कम है ना, रेडियस कम है यानी कि C2 जो होगा छोटा वृत्त होगा, अर्थात अंदर वाला है C2 और बाहर वाला है C1। का AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। AB जो है क्या है, AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है। का C1 की एक जीवा है AB, C1 का एक जीवा है AB, C1 का एक जीवा है AB जो C2 को P पर स्पर्श करता है। थोड़ा सीधा नहीं बन रहा होगा, आप लोग समझ जाइएगा। AB है और इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये P पर टच कर रहा, तो AP पूछा। अच्छा केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, 90 बनेगा। और केंद्र से जब जीवा पर लंब डालेंगे तो ये लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पूरा 12 है तो ये वाला 6 हो जाएगा। और AP ही पूछा है, AP का लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए देखिए, कहा एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है। पहला योजना है कि 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए।
कहा 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया 6 खरीद, पहले देखे कुछ लोग जो समझ चुके हैं वो तो डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन अगर जो लोग पहली बार इस तरह के, चूंकि इस तरह के सवाल पहले बहुत भी करा चुके हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो समझिए। कहा 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, कहने का मतलब हुआ कि भैया पैसा दीजिए 6 गो का, खरीदिए क्या गो 6 गो, 6 गो का पैसा दीजिएगा ना, और 4 गो मुफ्त लेकर चले जाइए। तो एक बात बताइए, 6 गो का पैसा दिए 4 गो मुफ्त लेकर आ गए, जैसे नहीं है देखते हैं कपड़ा उपड़ा जींस खरीदने जाते हैं तो बाई वन गेट वन रहता है, बाई वन गेट वन, यानी एक खरीदिएगा एगो फ्री में मिल जाएगा। तो पैसा लगता है एगो, लेकिन घर पर लेके आते हैं क्या गो जींस, 2 जींस लेकर आ गए। समझ रहे हैं ना बात को, बाई टू गेट या बाई वन गेट टू है, मान लीजिए बाई वन गेट टू, एक खरीदिए 2 गो फ्री में मिलेगा, तो एगो का पैसा लगेगा, 2 गो फ्री में मिल गया तो एगो का पैसा लगा, 2 गो फ्री में आ गया तो टोटल सामान क्या गो आया, 3 गो आया ना हो। तो वही कहा कि 6 खरीदिए 4 मुफ्त में मिलेगा, तो 6 गो का पैसा लगा, 4 गो मुफ्त में मिल गया, तो घर तक आ गया क्या गो सामान, 10 गो, यानी ये एमपी हो गया 10, कि 10 का चीज 6 में लेगा आ गए। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 4 का, कितना पे, 10 पे। तो अब इस चीज को डायरेक्ट करेंगे। कहा 6 खरीदिए 4 मुफ्त मिलेगा, तो 4 फ्री में मिलेगा, यानी 4 गो डिस्काउंट मिला है, टोटल कितना पे, तो 6 या 4 10 पे, परसेंट 100 से गुना, 10 चौक 40%। 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, 5 गो फ्री में मिलेगा, टोटल कितना पे, 5 5 10 पे, परसेंट 100 से गुना, क्या परसेंट, 50%। तीसरा में कहा 18% और 24% की 2 लगातार छूट, तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट, ए भी फॉर्मूला से निकालते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100, 8 4 12, 2 और 1 3, 1 4 42। एक बात बताइए आप लोग, पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, सबसे अधिकतम छूट पूछा है, तो यहाँ जो भी आएगा 42 में से कुछ घटाइएगा, तो जो भी आएगा, जो भी आएगा वो 42 से क्या होगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ 42 से छोटा, ये 40 है और ये 50 है, अधिकतम पूछ रहा है तो पूरा सॉल्व करने का इसको जरूरत ही नहीं। अधिकतम सबसे ज्यादा किस में है, दूसरा वाला योजना जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है 50% का, तो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दूसरा सही है, तो ओनली 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कहा राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश 4 तोते हैं, राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात। तो राधिका जी के पास खरगोश कै गो है, 3 गो, खरगोश और कुल जानवर, कुल पालतू जानवरों का रेशियो, तो 2 और 3 5 और 4 9, यानी रेशियो लिखिएगा तो 1 अनुपात कितना 3, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कहा कौन 9 से विभाज्य, कितना आसान है, 9 से विभाज्य कहने का मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो देखते चलिए 9 से जो कट रहा है काट दीजिए, 9 से कट रहा है 8 है 1 9, 6 या 3 9, यही हो जाएगा आंसर, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, अगर कट रहा है इसका मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, एक के को ना आंसर होगा, पहले ही मिल गया। का एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा किया, क्रयमूल्य पर बेचने का दावा किया मीन्स बोला कि सर जितना में हम लेकर आए ना उतने में आपको हम दे रहे हैं, जितना में हम लेकर आए उतने में आपको दे रहे हैं, यानी क्रयमूल्य पर बेचने का मतलब यही हुआ। आगे का लेकिन फिर भी उसको 5 से ही 5/9% लाभ हुआ, 5 से ही 5/9, तो 19 बचे 95 या 500, 100/19, हटाएंगे बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी इसका फ्रैक्शन होगा 1/, का 5 से 5/19% लाभ। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो क्रयमूल्य पर बेचने का दावा किया है फिर उसको लाभ हो जाएगा, ऐसा कभी संभव है। हम बोले आपको कि सर ये कलम हमने 5 रुपए में खरीदा है और हम आपको 5 रुपए में बेचेंगे, 5 में खरीदे हैं और 5 में अगर बेचेंगे तो कभी प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। अगर क्रयमूल्य पर बेचने का दावा किया और इतने परसेंट लाभ कमा लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी किया है, और बेईमानी क्या किया, कहा 1 केजी के बजाय कितना फल देता है, 1 केजी के, देख रहे हैं ना, 62 में बेईमानी कर दिया, पैसा तो सेम लिया कि सर जितना में लाए ना उतने में आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ कमाया, क्यों कमाया, क्योंकि वो बाट में बेईमानी किया, वाट साठ जो है नाप तौल में बेईमानी किया। आपको बोल तो वही पूछ रहा है कि 1 केजी के बजाय कितना तौलेगा, यानी कि आपको कहा कि लीजिए 1 केजी हम आपको दे रहे हैं, दिया है 1 केजी, कहा कि सर 1 केजी लीजिए, यानी पैसा लिया 1 केजी का,
पर एक्चुअल में कितना केजी सामान दिया ये पूछ रहा है। तो बताइए 1/19 लाभ हुआ, यानी कि क्रैमुल अगर 19 है, 1 का लाभ कमाया, यानी कि विक्रैमुल कितना 20। देखिए विक्रैमुल 20 है, पर एक्चुअल में बेचने का वादा कितना केजी किया है, 1 केजी। 1 केजी यानी 1000 ग्राम सामान बेचा है। कितना 1000 ग्राम बेचा, बेचा 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम दे रहे हैं सर, दे रहे हैं कितना 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का आपसे पैसा लिया। तो जैसे मान लीजिए आप ग्राहक है, तो आपसे हम 1000 ग्राम का पैसा लिए, तो 1000 मेरे लिए विक्रय मूल्य ना होगा, हो मेरे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। हमने बोला कि सर लीजिए 1000 ग्राम चीनी है आपको, तो आप 1000 ग्राम का पैसा दे दिए, तो 1000 ग्राम का मेरे लिए वो विक्रय मूल्य है। तो 20 का कै गुना है, तो 20 पचे 100, 50 गुना हो गया है ना, 50 गुना। ठीक है, तो कहा एक्चुअल में कितना सामान, तो 19 पचे 50 गुना इसका, 19 पचे 50, 950 ग्राम। यानी कि मेरे घर से गया 950 ग्राम, तो ये मेरा क्रय मूल्य, जो मेरे घर से गया मेरा क्रय मूल्य है 950 ग्राम, लेकिन उसके लिए पैसा कितना ले लिया आपसे 1000 ग्राम का। ठीक है, देखिए कहा किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% के दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% के दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज है 35,100, तो निवेश की गई राशि 18 वर्षों का टोटल ब्याज दिया है 35,100, तो 18 वर्ष का कुल ब्याज निकाल लीजिए। शुरू के पहले 8 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25%, तो 1 साल का रेट है 7.25%, तो 8 साल में टोटल ब्याज कितना, 8 पचे 40, साथ मेरा 4, 8 दूना 16, 4 20, 8 सते 56, 56 2 58%। का 6 वर्षों के लिए 8.5%, तो 6 से गुना करिए, रेट इंटू टाइम, 6 पचे 30, साथ मेरा 3, 6 अठे 48, 3 51%। और अंतिम 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में 6.5, तो 4 पचे 20, 2 4 छक 24, 2 26। और इन सब को मिलाकर टोटल 8 1 9 6 15, 5 5 10 2 12 और 1 13, 135% ब्याज मिला, पर ब्याज एक्चुअल में मिला है कितना 35,100। तो का निवेश की गई राशि यानी 100% का वैल्यू पूछा है। देखिए 35,000, 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 से 20 बार, 27 से काटिएगा एक बार 27, और 27 तिया 81, 1300, 13 दूना 2600, मतलब 13 दूना 2600, और 2600 पे 2 जीरो और। क्या माही, देखिए कहा 15 व्यक्तियों का औसत भार जो है 1.2 kg बढ़ गया। 15 व्यक्ति का औसत भार 1.2 kg बढ़ गया, क्यों बढ़ गया यार, तो जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया गया, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए कहा कि 15 व्यक्तियों का एवरेज 1.2 बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भाई, तो एक व्यक्ति जो 51 kg का था ना, उसके जगह पर एक नए व्यक्ति को ग्रुप में शामिल कर लिए, यानी 51 kg वाला को निकाल दिए, उसके जगह नए व्यक्ति को लेकर आ गए, जिसके वजह से एवरेज बढ़ गया। एक बात बताइए, 51 kg वाला को निकाले हैं और नया को लेकर आए तो एवरेज 1.2 बढ़ गया। अगर जो नया आया वो भी 51 kg का ही होता तो ग्रुप के एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो गया 51 का, आने वाला भी 51 kg का ही होता तो ग्रुप के एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आने वाला के कारण एवरेज 1.2 बढ़ गया, यानी जो आया है उसका वजन 51 से भी क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा देख लीजिए, आप बताइए 1.2 एवरेज बढ़ गया, एवरेज यानी पर बॉडी, पर बॉडी एवरेज पर बॉडी होता है, यानी एवरेज 1.2 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया, तो 15 गुना 1.2 कर दीजिए, तो 51 तो है ही। आइए 15 दूना 30, 15 और 3 18, यानी 9 5 1 6 69 kg। ठीक है,
सवाल कहा कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य चुनना है। कहा परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है, सही तो है। त्रिभुज के परितः कहने का मतलब त्रिभुज के बाहर से, त्रिभुज के बाहर से जो वृत्त बनता है इसके केंद्र को परिकेंद्र, हाँ ये बाह्य वृत्त है, बाह्य वृत्त को ही परिवृत्त कहते हैं और परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहा जाता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। आगे का अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 अधिक होता है। भाई देखिए इन सेंटर होता क्या है, तो तीनों कोण के समद्विभाजक का, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु होता है, तीनों कोण समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है, कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु होता है इस पर बना कोण, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोण समद्विभाजक द्वारा जो ये कोण बना ये 90 प्लस शीर्ष सामने वाले कोण का आधा यानी a/2 होता है। अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण है, तो ये 90 प्लस सामने वाला कोण, तो इसके सामने है b, तो ये होगा b का आधा। और इस कोण की अगर बात करें तो ये 90 प्लस सामने वाला कोण c, सामने वाला कोण c, तो c का आधा c/2। लेकिन यहाँ कहा क्या है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक नहीं, 90 डिग्री नहीं भाई, 90 डिग्री विपरीत शीर्ष पर बने कोण के आधा से, बने विपरीत शीर्ष पर बने कोण के आधा से 90 डिग्री अधिक होता है, समझ गया ना बात को। लेकिन बोला किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90, बने कोण नहीं, बने कोण के आधा से, शीर्ष पर बने कोण के आधा से 90 डिग्री अधिक होता है, आधा से 90 डिग्री अधिक, यानी यह स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़िए, आगे सवाल में कहा अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमिति का बिंदु, सही तो है। अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, तीनों एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है, उसको अंतः केंद्र कहते हैं, सही है। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, हाँ ये भी सही है। मीडियन जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए कहा 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 रुपया है, प्रति केले के परिवहन लागत 0.25 रुपया। अच्छा 50 दर्जन केला खरीद कर लाए हैं कितना रुपया में, 2400 रुपया में। आगे कहा प्रति केले की परिवहन है 0.25, प्रति केला, प्रति केला, प्रति केला कहने का मतलब एक केला के परिवहन पे खर्च होता है 0.25, एक केला के परिवहन पर 0.25 खर्च होता है। और केला टोटल है कितना, 50 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 50 दर्जन में 12 पचे 60 यानी 600, तो जो 2 जीरो से डेसिमल खत्म, 25 छक 150, तो ये 150 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना, 2550 रुपया। आगे कहा एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपया, एक जोड़ी मतलब 2 केले का ना, 2 का विक्रय मूल्य 10, तो एक का विक्रय मूल्य कितना, 5, एक का विक्रय मूल्य 5 है। और 50 दर्जन अगर आप केला बेचे, 50 दर्जन यानी 600 केला बेचे हैं, तो एक केला का विक्रय मूल्य है 5 रुपया, तो 600 केले का विक्रय मूल्य कितना, 6 पचे 30 यानी कि 3000, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया 3000। तो कहा कि बताइए कुल कितने % का लाभ होगा, तो सर 2550 में खरीदे, 3000 में बेच दिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया, 450 का, 450 का प्रॉफिट हुआ कितना, क्रय मूल्य 2550 पे। आप चाहें तो यहाँ से रेशियो भी लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना, पर ऐसे लिख दिए तो रेशियो लेना अच्छा नहीं लग रहा हमको। अब देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटिए तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा 20 बार में, 3 से 17 बार में, 3 से 15 तिया 45, तो 15 दूना 300 बट्टा 17, 17 एकम 17, 13 आ 0 17 7 119, तो लगभग 17, हाँ ऑप्शन बी, पूरा सॉल्व नहीं करना, लगभग 17 आएगा, ओके ना, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 17 से, ऑप्शन बी। देखिए यह आसान सा सवाल है, का एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ एरिया उसके आधार के एरिया का 2 गुना है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ एरिया होता है πr_l, और शंकु के आधार का एरिया, तो सर शंकु का जो आधार है, शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, अर्थात वृत्त का एरिया क्या होगा, πr²।
कहा कि वक्र पृष्ठ एरिया उसके आधार के एरिया से 2 गुना, ये वक्र पृष्ठ एरिया जो है ना ये 2 गुना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ओके ना, पाई से पाई कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर यानी 2 गो आर है, इधर 1 आर है, तो 1 आर से इधर का 1 आर कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 2r बराबर एल। 2r बराबर क्या आ गया, एल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे का तिर्यक ऊंचाई है 6√3, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, तो 2r बराबर स्लैंट हाइट दिया है 6√3, तो बताइए r बराबर 2 से काट दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3√3 आ गया, रेडियस 3√3 आ गया। अब सवाल का ऊंचाई, तो सर सब कुछ तो पता है, रेडियस 3√3 है, तिर्यक ऊंचाई जो है 6√3 है, h निकालना है कि h क्या होगा, तो आप बताइए। इसका रेडियस दिया है, रेडियस मालूम है, तिर्यक ऊंचाई मालूम है, इसका ऊंचाई निकालना है, तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो 90 के सामने ये ना कर्ण है, कर्ण कितना 6√3, 36 दिया 108, माइनस आधार यानी कि रेडियस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा घटा के कितना आएगा 181 यानी कितना 9, तो हाइट आ गया 9, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए ये सिंपलीफाई कर लेना है यार, आपको सबको बोर्ड मास पता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होता है, ये सब बताने का तो जरूरत नहीं है। देखिए ये 15 चौक 60, और 83 में से 60 गया कितना बचेगा 23, और यहाँ 9 नमा 81, 81 प्लस 23, 81 प्लस 23 करिएगा कितना आ जाएगा 104, अब 150 में से 104 घटाइएगा 46, अब 46 से अगर इसको डिवाइड करिएगा, 46 से डिवाइड करिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 325 प्लस 6 331, ऑप्शन डी। ओके चलिए देखिए का एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, वस्तु का जो प्राइस है उसको R% बढ़ा दिए, बाद में इस नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी जाती है, का वस्तु का जो प्राइस है पहले उसको R% बढ़ा दिए, जैसे नहीं 10% वृद्धि, तो आप लोग बोलते हैं 10% वृद्धि, यानी चूंकि ओरिजिनल चीज कुछ भी है तो वो टोटल 100% होता है, अगर 10% बढ़ा दिए तो बढ़कर नया मूल्य हो गया कितना 110%, 20% कमी कर दिए तो कितना 80%, 30% वृद्धि, यानी वृद्धि बोलता है 100 में ऐड करते हैं और कमी अगर बोले तो 100 में घटा देते हैं। तो वही चीज कहा कि एक वस्तु का जो प्राइस है उसको R% बढ़ा देते हैं और उसके बाद इस नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी जाती है, और फाइनली जो है नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि शुरू वाला रेट क्या था ये पूछा है। तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस यानी कि शुरू में मूल्य था 1 रुपया, इसको R% बढ़ा दिए, जब R% बढ़ाए तो ये खुद का कै गुना हो गया, R% बढ़ाए तो खुद का 100 प्लस R%, परसेंट यानी कि बट्टा में 100 गुना हो गया, पुनः इसमें R% कमी किए, R% कमी किए तो पुनः हो गया कै गुना, तो 100 माइनस R बट्टा 100 गुना हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस था 1 रुपया, इसमें R% वृद्धि और R% कमी करने के बाद इसका फाइनल मूल्य हो गया इतना, पर एक्चुअल में दिया है कितना 1 रुपया। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है क्या, और आप सबको पता है सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 और माइनस R स्क्वायर बट्टा 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000, अब बराबर 1 है तो 1 रहेगा, तो x बराबर क्या होगा, अब सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10,000 और बट्टा में ये चला जाएगा तो कितना 10,000 माइनस R स्क्वायर, तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए ठीक है बात। तो बहुत मुश्किल था नहीं सवाल, आसान सा ही है। चलिए आगे देखिए, का दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त के त्रिज्या R का 3 गुना, ये जो सेक्टर है ना, ये जो सेक्टर है, ये कंप्लीट जो सेक्टर है का इसका ये चाप है, और का इस चाप का लंबाई रेडियस का 3 गुना, सर रेडियस अगर R है तो चाप का लंबाई कितना हो जाएगा 3R, यहां से यहां तक 3R है। अब सवाल कहा यहां त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्य खंड ओ ए बी का एरिया ज्ञात करें, पहले कितना बार बताए होंगे
कि सर अगर सेक्टर का एंगल मालूम है और सेक्टर का एरिया पूछे तो थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा एंगल अगर मालूम है तो सेक्टर का एरिया थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर रेडियस एंगल नहीं दिया, रेडियस मालूम है, चाप का लंबाई मालूम है और त्रिज्य खंड का एरिया बोले तो सर इसी को डिराइव करके निकालते हैं। जैसे चाप का लंबाई क्या होता है, त्रिज्य खंड के चाप का लंबाई थीटा बट्टा 360 गुना 2 पाई आर होता है ना, हो चाप का लंबाई एल बराबर ये होता है और ये सेक्टर का एरिया होता है। अब ये सेक्टर का एरिया तो सबको याद रहता है थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन चाप के रिस्पेक्ट में एरिया याद नहीं लोग रखता। और इंपॉर्टेंट है, जब एंगल ना देगा ना तो चाप का त्रिज्य खंड का एरिया हाफ चाप का लंबाई इंटू आर से ही निकालेंगे आप। लेकिन याद मैक्सिमम लोग को यही केवल रहता है, तो ध्यान दीजिए ये थीटा बट्टा 360। अच्छा 2 पाई आर लिख दिए, ठीक है। हमको यहाँ क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर है, आर स्क्वायर के लिए एक आर और चाहिए, ठीक है। तो पाई आर गुना आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 फालतू वाला है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप बताइए 2 से 2 फाइनली कट जाएगा, पाई आर गुना आर, आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा। यानी इस चीज को ही इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, पाई आर गुना आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस चीज को इतना लिख सकते हैं। अब बताइए ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो एल है इंटू आर बाई 2 है, इसको अरेंज करके लिखेंगे 1/2 आगे हो जाएगा इंटू एल इंटू क्या हो गया, आर हो गया। तो ये चीज अब आपको याद होना चाहिए कि सर त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, तो थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, और ये तब अप्लाई करते जब एंगल मालूम है। लेकिन एंगल नहीं दिया, चाप का लंबाई दिया और रेडियस दिया है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, हाफ चाप का लंबाई इंटू आर, तो हाफ एल 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 चाप का लंबाई 3r आई इंटू आर। अच्छा 3/2 यानी कि 0.5 आर गुना आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो क्या लिख दिए यार वक्त, 1.5 आर गुना आर, आर स्क्वायर 1.5 ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।